कुछ हादसे वक्त नहीं पूछते और जब होते हैं तो पूरा वक्त थम जाता है। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट, दोपहर 1:37। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए रवाना हुई थी। लेकिन टेक ऑफ के महज 42 सेकंड बाद एक हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरकर 240 जिंदगियों को एक पल में खामोश कर गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सिस्टम की नाकामी थी, एक चूक जो कभी माफ नहीं हो सकती। सवाल ये नहीं है कि विमान क्यों गिरा, सवाल ये है किसकी थी वो गलती जिसने इतने घर उजाड़ दिए। इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे ब्लैक बॉक्स की परतें, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स की सच्चाई और उस एक लड़की की कहानी जो मलबे से जिंदा निकली और एक गवाह बन गई इस पूरे सिस्टम की। यह है एयर इंडिया AI-171, एक अधूरी उड़ान की पूरी सच्चाई। एक माँ अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर छोड़कर लौटी ही थी। दरवाजा खोलते हुए मोबाइल देखा। बेटी का आखिरी मैसेज था, माँ अब प्लेन में बैठ गई हूं, टेक ऑफ के बाद कॉल करूंगी, लव यू। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ख्याल रखना बेटा। फेरे पूर के हर मार दुआ। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही विमान टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद क्रैश हो गया। मां के हाथ से मोबाइल गिर गया, आंखें फटी रह गईं। दिल में जो आशंका थी अब वो खबर बन चुकी थी। 12 जून 2025 दोपहर 1:37। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जिसमें 240 मुसाफिर सवार थे, टेक ऑफ के ठीक 42 सेकंड बाद आसमान से नीचे गिर गई, एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर। सैकड़ों जिंदगियां पल भर में राख बन गईं। वो यात्री जिनमें से कुछ विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहे थे, कुछ अपने बच्चों से मिलने, कुछ पहली बार हवाई यात्रा कर रहे थे, अब सिर्फ लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके थे। इंजनों के शोर के बजाय अब चीखें थीं, रनोवे के बजाय अब धुएं और आग की लपटें थीं। पर इस भयानक मंजर के बीच एक मलबे के नीचे से आई हल्की सी आवाज, कोई है क्या? वो आवाज थी परी शाह की, 26 साल की मेडिकल छात्रा जो इस भयानक हादसे में अकेली बची, जली हुई ईंटों के नीचे दबी, टूटी हुई सीट पर फंसी हुई, लेकिन जिंदा। यह कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं है, यह कहानी है सिस्टम की चूक, इंसानों की लापरवाही, तकनीक के घमंड और जिंदगियों की कीमत की। और सबसे जरूरी, यह कहानी है उन सवालों की जो आज भी जवाब चाहते हैं। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, यह एक सबक था पूरे देश के लिए। अगर यह सच्चाई आपको भीतर तक छू जाए तो इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसी कहानियों को आवाज देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद में मौसम सामान्य था। तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। आसमान साफ था, हल्के बादल थे, लेकिन कोई तूफान, बारिश या बिजली नहीं थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-170 लंदन गेटविक के लिए अपने नियमित रूट पर रवाना होने जा रही थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी और इसमें कुल 230 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य सवार थे। सब कुछ सामान्य था। न तो एयरपोर्ट पर कोई अफरा तफरी थी, न ही कोई मौसम चेतावनी। हवाई अड्डे का रनवे 23 टेक ऑफ के लिए निर्धारित किया गया था और बोर्डिंग का कार्य निर्धारित समय पर संपन्न हो चुका था। इस उड़ान में प्रयुक्त विमान था बोइंग 778 ड्रीम लाइनर, पंजीकरण क्रमांक VTANB। ये विमान 2014 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ था और पिछले 11 वर्षों से उड़ान सेवा में था। ड्रीम लाइनर को उसकी अत्याधुनिक तकनीक, ईंधन दक्षता और उच्च उड़ान रेंज के लिए जाना जाता है। ये विमान GE/GEnx-1B इंजन द्वारा संचालित होता है और इस विशेष मॉडल की अधिकतम उड़ान दूरी लगभग 13,500 किलोमीटर तक होती है। इसे मोर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें अधिकतर पारंपरिक हाइड्रोलिक प्रणालियों को विद्युत प्रणालियों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उड़ान से पूर्व का निरीक्षण पूरी गंभीरता से किया गया था। फ्लाइट कमांडर कैप्टन अशोक मेहता और सह पायलट रश्मि वर्मा दोनों ने 11:50 बजे सुबह से विमान की बाह्य और आंतरिक जांच आरंभ की थी। टेक्निकल स्टाफ ने विमान की हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल, फ्यूलिंग और एवियोनिक्स प्रणालियों की जांच रिपोर्ट क्लियर की थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 13:23 पर टैक्सी क्लियरेंस दिया
और विमान ने रनवे 23 की ओर बढ़ना शुरू किया। रनवे पर कतार में 2 अन्य घरेलू उड़ानें थीं, जिनमें से एक इंडिगो और दूसरी स्पाइस जेट की थी। लगभग 13:36 पर फ्लाइट AI-171 को टेक ऑफ की अनुमति दी गई। विमान ने रनवे पर तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन सीसीटीवी और यात्रियों के मोबाइल कैमरों से मिली फुटेज में यह स्पष्ट हुआ कि विमान की गति सामान्य से कुछ धीमी थी। फ्लाइट का रोल रनवे पर करीब 3100 मीटर तक खिंच गया, जबकि आमतौर पर यही विमान लगभग 3700 मीटर में टेक ऑफ कर लेता है। इस अनियमितता पर एटीसी ने ध्यान दिया, लेकिन पायलट की ओर से कोई आपत्ति या आपात संकेत नहीं मिला। उड़ान ने टेक ऑफ भले ही कर लिया था, लेकिन वह अपेक्षित उन्नयन गति नहीं प्राप्त कर सकी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के भीतर कैप्टन अशोक मेहता ने रेडियो पर मेडे कॉल दी। उनका संदेश था, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। अर्थात विमान को पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिल रहा था और वे तुरंत लौटने का निवेदन कर रहे थे। इस कॉल के आते ही एटीसी ने एयर स्पेस खाली कर दिया और रिटर्न क्लियरेंस दे दी, लेकिन समय बहुत कम था। विमान लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर ही बना रहा और ज्यादा चढ़ाई नहीं कर सका। कुछ ही सेकंडों में वो पश्चिम की ओर झुका और अहमदाबाद शहर के घनी आबादी वाले मेघानी नगर क्षेत्र की ओर मुड़ गया। इसी दौरान सीसीटीवी में देखा गया कि विमान का राम एयर टरबाइन बाहर निकल गया था। यह उस स्थिति में सक्रिय होता है जब विमान की दोनों इंजन या प्राथमिक विद्युत प्रणालियां फेल हो जाती हैं। इसका अर्थ था कि विमान अपनी मूल बिजली और कंट्रोल सिस्टम पर काम नहीं कर पा रहा था और आपातकालीन प्रणाली चालू हो चुकी थी। रैट का सक्रिय होना दर्शाता है कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो चुके थे, जो एक अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक स्थिति होती है। इस बिंदु तक विमान नियंत्रण में नहीं था। चश्मदीदों ने बताया कि वे विमान को बहुत नीची उड़ान में देख रहे थे, जैसे वो छतों से टकरा जाएगा। बच्चे डर से चिल्ला उठे, लोग नीचे गिर पड़े और फिर एक जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। यह धमाका इतना भीषण था कि लगभग 1 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे चटक गए। विमान सीधे मेघानी नगर के एक चिकित्सकीय हॉस्टल की छत से टकराया, जो कि सिविल अस्पताल के स्टाफ के लिए बना था। इस इमारत में उस समय लगभग 30 लोग मौजूद थे। विमान के क्रैश होते ही उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही पूरा ढांचा जल चुका था। विमान के मलबे में जोरदार विस्फोट हुए, जिससे आसपास की गाड़ियां, मकान और एक नर्सिंग कॉलेज की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग तुरंत राहत के लिए दौड़े, लेकिन आग और धुएं के कारण उन्हें अंदर जाना कठिन हो रहा था। फायर ब्रिगेड ने 18 मिनट में आग पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोगों में से 240 की मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित यात्री थी 26 वर्षीय मेडिकल छात्रा परी शाह, जो लंदन में अपने मास्टर्स के लिए जा रही थीं। वो विमान के पिछले हिस्से में सीट 43A पर बैठी थीं। उन्होंने बयान में कहा कि जैसे ही विमान जमीन से टकराया, उन्हें जोरदार झटका लगा और फिर होश नहीं रहा। उनकी सीट विमान के टूटे हिस्से के साथ जमीन पर अलग गिर गई और सौभाग्य से उस हिस्से में आग नहीं लगी। उन्हें स्थानीय लोगों ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। ग्राउंड पर मरने वालों की संख्या 19 थी, जिनमें 6 महिलाएं, 3 बच्चे और 10 पुरुष शामिल थे। कई लोगों को गहरी चोटें आईं। अस्पतालों में करीब 50 लोग भर्ती हुए, जिनमें 12 की हालत गंभीर थी। ये भारत के विमानन इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी नागरिक विमान दुर्घटना थी। विमानन उद्योग और सरकार में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए और नागरिक उड्डयन मंत्री को अहमदाबाद रवाना किया गया। एयर इंडिया ने अपनी बाकी ड्रीमलाइनर उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। डीजीसीए ने बोइंग 77C-8 विमानों की विशेष जांच के आदेश दिए। एएआईबी ने अमेरिका के एनटीएसबी और ब्रिटेन के विशेषज्ञों की सहायता से जांच आरंभ की। सभी की नज़र अब ब्लैक बॉक्स पर थी, जिससे इस रहस्य पर से पर्दा उठ सके कि आखिर दोनों इंजन एक साथ कैसे बंद हो गए। यात्रियों के परिवारों में मातम था। लंदन और अहमदाबाद दोनों जगह हवाई अड्डों पर रोते बिलखते लोग देखे गए। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस दुर्घटना की भयावहता ने सभी को झकझोर दिया।
इस पूरी घटना का पहला भाग एक सवाल छोड़ता है। जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब पायलट अनुभवी थे, जब मौसम अच्छा था, जब विमान तकनीकी रूप से फिट था, तब आखिर क्या हुआ? क्यों एक अत्याधुनिक ड्रीम लाइनर महज टेक ऑफ के कुछ सेकंड के भीतर नियंत्रण खो बैठा? 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद का हवाई अड्डा अपने सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था। यात्रियों की चहल पहल, उड़ानों की उद्घोषणाएं और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसी दुर्घटना घटने वाली है जो न सिर्फ भारत के उड्डयन इतिहास में सबसे दुखद घटनाओं में शामिल होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन समुदाय को भी स्तब्ध कर देगी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1170 ने रनवे 23 से दोपहर 1:36 टेक ऑफ किया। मोबाइल कैमरों और एयरपोर्ट सीसीटीवी फुटेज के अनुसार विमान की टेक ऑफ रोल सामान्य से लंबी थी। आमतौर पर यह विमान 50 से 100 से 2600 मीटर में उड़ान भर लेता है, लेकिन उस दिन उसने लगभग पूरे 50-100 मीटर रनवे का उपयोग किया। ये पहला संकेत था कि विमान को अपेक्षित थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था। हालांकि ये बात उस क्षण तक पायलटों, एटीसी या ग्राउंड स्टाफ के लिए पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन साक्ष्य अब इशारा करते हैं कि यहीं से विमान ने असामान्य व्यवहार करना शुरू कर दिया था। विमान ने जमीन छोड़ने के बाद धीरे धीरे ऊंचाई पाई। अनुमानतः वो अधिकतम 600 से 700 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। उस स्थिति में विमान को सामान्य ऑपरेशन के लिए कम से कम 2000 फीट ऊंचाई तक जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। केवल 15 से 18 सेकंड के भीतर कैप्टन अशोक मेहता ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर एक मेडे कॉल जारी की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न टू बेस। एटीसी ने तुरंत उन्हें प्राथमिकता दी, एयर स्पेस खाली कराया और रनवे पर आपात स्थिति की घोषणा की। लेकिन इस बीच विमान का व्यवहार और भी संदिग्ध होता गया। वो दाहिनी ओर मुड़ने लगा था, जबकि टेक ऑफ के बाद उसे पश्चिम दिशा में सीधा चढ़ना था। पायलटों ने शायद विमान को वापस मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास ऊंचाई की कमी थी। रैट सिस्टम उस समय सक्रिय हो चुका था, जो इमरजेंसी पावर जनरेट करने वाला उपकरण है और सिर्फ तभी निकलता है जब विमान की प्राथमिक बिजली प्रणाली और इंजन दोनों फेल हो जाएं। यह पुष्टि करता है कि दोनों इंजन लगभग एक ही समय में बंद हो चुके थे। सीसीटीवी फुटेज और राहगीरों की मोबाइल वीडियो, ये साफ देखा गया कि विमान का झुकाव तेज हो गया था। वो अब बाएं झुकते हुए मेघानी नगर की ओर बढ़ रहा था। उस दिशा में कई बहुमंजिला इमारतें, क्लिनिक, हॉस्टल और अस्पताल थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान उनकी छतों से मात्र 20-30 फीट ऊपर उड़ रहा था। कई लोगों ने तो उसे एक बड़े पक्षी की तरह ऊपर से गुजरते देखा। बच्चों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोग छत से कूद पड़े, तो कुछ ने घर के भीतर छिपना बेहतर समझा। विमान तेजी से नीचे गिरा और लगभग 1:38 एक बहुमंजिला मेडिकल हॉस्टल की छत से जा टकराया। ये इमारत सरकारी सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों के लिए बनी थी, जिसमें उस समय लगभग 28 लोग मौजूद थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी इमारत क्षण भर में ढह गई। विमान का अगला हिस्सा इमारत में धंस गया और उसके ईंधन टैंक में आग लग गई। भयंकर विस्फोट हुआ जिसने आसपास के 50 मीटर क्षेत्र में तबाही मचा दी। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए, सड़कें टूट गईं और वाहन जलकर राख हो गए। विस्फोट के कुछ ही पलों में क्षेत्र धुएं और आग की लपटों से भर गया। लोग चीखने लगे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना मिलते ही घटना स्थल पर रवाना किया गया। 2 दमकल गाड़ियां 9 मिनट में पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरे विमान और इमारत को लील चुकी थी। स्थानीय लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकालने में जुटे थे। एनडीआरएफ की टीम 20 मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंच गई। टीम के सदस्यों ने मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। लगभग 47 शव मलबे से निकाले गए, जिनमें से अधिकांश विमान के यात्री थे। ग्राउंड पर मरने वालों में स्थानीय निवासी, हॉस्टल स्टाफ और एक बुजुर्ग दंपति शामिल थे।
कई शव इतने जले हुए थे कि उनकी पहचान मुश्किल हो गई। इनकी पहचान डीएनए परीक्षण से की गई। एक आश्चर्यजनक घटना इस भीषण त्रासदी में सामने आई। विमान की सीट संख्या 43A पर बैठी परी शाह नामक 26 वर्षीय मेडिकल छात्रा जीवित मिली। वो विमान के पिछले हिस्से में थीं और जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उनका सीट मॉड्यूल विमान के टूटे हिस्से के साथ बाहर आ गिरा। सौभाग्य से वो हिस्सा मलबे के ऊपर गिरा और उसमें आग नहीं लगी। उन्हें स्थानीय युवकों ने बाहर निकाला और तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हें कई चोटें आई थीं, लेकिन वे होश में थीं और कुछ बोलने की स्थिति में थीं। परी शाह ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही विमान अजीब तरह से हिलने लगा था। सीट बेल्ट संकेत चालू था, इसलिए वे अपनी सीट पर ही थीं। फिर उन्हें एक जोरदार झटका महसूस हुआ और इसके बाद सब कुछ अंधकारमय हो गया। उन्हें होश तब आया जब कोई आवाज दे रहा था, कोई जिंदा है? उनकी आवाज सुनकर स्थानीय युवकों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। डॉक्टरों के अनुसार उनका बच जाना एक चमत्कार था। पायलट और अन्य चालक दल के सदस्य दुर्घटना में मारे गए। कैप्टन अशोक मेहता और फर्स्ट ऑफिसर रश्मि वर्मा के शव मलबे के अंदर से निकाले गए। दोनों के हाथ कॉकपिट में कंट्रोल स्टिक पर ही जमे थे, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने अंतिम क्षण तक विमान को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्थिति की समीक्षा की और नागरिक उड्डयन मंत्री को अहमदाबाद भेजा गया। एयर इंडिया के चेयरमैन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे इस दुर्घटना से बेहद आहत हैं और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देंगे। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए, घायलों को 10 लाख रुपए और स्थानीय क्षति के लिए 50 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित किया। घटना के चंद घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर वीडियो तस्वीरें और चश्मदीदों के बयान वायरल हो गए। एक व्यक्ति ने लिखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि विमान छत से टकराया और भयानक विस्फोट हुआ। लगा कि पूरा इलाका उड़ गया। कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों ने इसे भारत की सबसे भयावह विमान दुर्घटनाओं में से एक बताया। रात होते होते मलबे से ब्लैक बॉक्स की खोज शुरू हो चुकी थी। एनडीआरएफ और डीजीसीए के अधिकारियों ने संयुक्त अभियान चलाया। 13 जून की सुबह फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर मिला और 16 जून को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर भी बरामद कर लिया गया। इन्हें विशेष सुरक्षा के साथ दिल्ली लाया गया और जांच के लिए एएआईबी को सौंपा गया। यह स्पष्ट हो गया था कि विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए थे। अब सवाल यह था कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ईंधन में कोई गड़बड़ी थी? क्या यह तकनीकी त्रुटि थी या किसी प्रकार की साजिश? दोपहर के लगभग 1:38 बजे जब अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में भयानक धमाका हुआ, तब पूरा शहर चौंक गया। धुएं का विशाल गुबार आसमान में उठता दिखा और सायरन की आवाजों ने पूरे क्षेत्र को चेतावनी दे दी कि कोई बड़ी दुर्घटना घट चुकी है। यह धमाका एयर इंडिया की फ्लाइट AI-117 के क्रैश होने का परिणाम था, जिसने टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद अपना संतुलन खो दिया और एक बहुमंजिला मेडिकल हॉस्टल की छत पर जा टकराया था। इस दुर्घटना में 240 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इन सैकड़ों मृत शरीरों के बीच एक ऐसा चमत्कार छिपा था जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। एनडीआरएफ की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची, तब मलबे से आग और धुआं अभी भी निकल रहा था। फायर ब्रिगेड की 2 यूनिट आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी और पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया था। एक तरफ जलता हुआ मलबा, दूसरी तरफ चीखते चिल्लाते लोग और तीसरी तरफ पत्रकारों की भीड़। यह दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। परंतु इस त्रासदी के बीच एक क्षण ऐसा भी आया जब मलबे के नीचे से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेहद क्षीण थी, लेकिन साफ थी। कोई है क्या? यह आवाज परी शाह की थी। परी एक 26 वर्षीय मेडिकल छात्रा थी जो लंदन में मास्टर्स के लिए जा रही थी। वो विमान की सीट 43A पर थी, जो विमान के सबसे पिछले हिस्से में स्थित होती है। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो परी की सीट सहित विमान का टेल सेक्शन मुख्य ढांचे से अलग होकर हॉस्टल के पास के मैदान में आ गिरा।
गनीमत यह रही कि उस हिस्से में आग नहीं लगी और वो टुकड़ा छाया में गिरा, जिससे परी को जानलेवा जलन से बचाव मिल गया। स्थानीय युवक रवि पटेल, जो पास की किराना दुकान चलाते हैं, ने सबसे पहले उस हल्की सी आवाज को सुना। वो बोले, पहले तो लगा कि कुछ भ्रम हो रहा है, लेकिन फिर एक बार और किसी ने आवाज दी। जब हम मलबे के पास पहुंचे और ध्यान से सुना तो किसी लड़की की आवाज आ रही थी। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया और खुद भी मलबा हटाने लगे। फायर ब्रिगेड के जवानों की मदद से परी शाह को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया। वो गंभीर रूप से घायल थी, शरीर पर कई कट और खरोंचें थीं, सिर पर खून बह रहा था, लेकिन वो होश में थीं। परी को तुरंत अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने उनकी जांच की। उनका शरीर आंशिक रूप से जख्मी था, दाहिने पैर में फ्रैक्चर, बाएं कंधे पर गहरी चोट और सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन वो स्थिर थीं। डॉक्टरों के अनुसार अगर 10 मिनट भी और देर होती तो वे धुएं और ऑक्सीजन की कमी से जीवित नहीं रह पाती। डॉक्टर राजेश ठाकुर, जो उस समय ट्रॉमा यूनिट में ड्यूटी पर थे, ने बताया कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो उस क्रैश से बच पाईं। जब परी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? लेकिन कोई भी उन्हें उस समय सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के समय विमान में हलचल थी। सामान्य टेक ऑफ के मुकाबले आवाज धीमी थी। विमान कुछ डगमगाया और फिर अचानक हिलने लगा। फिर एक झटका लगा, सब कुछ अंधेरा हो गया। उन्हें नहीं पता कि वे कितनी देर तक बेहोश थीं। जब होश आया तो चारों तरफ मलबा और धुआं था। सीट बेल्ट अब भी उनके कमर से बंधी हुई थी और उनके आसपास कुछ जलता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो सुरक्षित थीं। उनकी मां रेखा शाह, जो लंदन में पहले से ही रह रही थीं, को जब ये खबर मिली तो वो हतप्रभ रह गईं। एयर इंडिया के लंदन ऑफिस ने उन्हें सूचना दी कि उनकी बेटी अकेली जीवित बची है। उन्होंने तुरंत भारत के लिए उड़ान भरी और अगले दिन अस्पताल में परी से मिल सकीं। परी ने मां को देखते ही कहा, मां, मैं अब दोबारा जन्मी हूं। परी की जीवित बचने की खबर मीडिया में फैलते ही देश भर से संदेश आने लगे। लोग उसे मिरेकल गर्ल कहने लगे। सोशल मीडिया पर #सर्वाइवर-परी और #AI171 मिरेकल ट्रेंड करने लगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी उन्हें व्यक्तिगत शुभकामनाएं भेजी गईं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उनके इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की। परंतु जहां एक ओर परी की कहानी सबके लिए आशा की किरण थी, वहीं दूसरी ओर बाकी मृतकों के परिवारों के लिए ये सबसे काली घड़ी थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट और सिविल अस्पताल के बाहर लोग अपने परिजनों की खोज में भटक रहे थे। शवों की पहचान करना अत्यंत कठिन कार्य बन गया था। कई शव पूरी तरह जल चुके थे, जिनकी पहचान केवल डीएनए परीक्षण से ही संभव थी। सरकार ने इन शवों को अस्थायी रूप से एक विशेष कक्ष में रखा और परिवारों से नमूने मांगे। मृतकों की सूची में छात्र, बुजुर्ग, बच्चे और प्रोफेशनल शामिल थे। एक ही परिवार के 4 सदस्य, जो छुट्टी मनाने लंदन जा रहे थे, सभी मारे गए। दिल्ली के एक व्यापारी की पत्नी और बेटी, जो लंदन में पढ़ रही थी, वे भी इस उड़ान में थी। एक नवविवाहिता जोड़ा जो हनीमून के लिए जा रहा था, वो भी इस दुर्घटना का शिकार हो गया। हर चेहरा, हर नाम एक कहानी लेकर आया और हर कहानी अधूरी रह गई। राहत और बचाव अभियान पूरे दिन चला। मलबा हटाने में लगभग 30 घंटे लगे। एनडीआरएफ, पुलिस, सेना और एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर काम किया। एयर इंडिया ने प्रभावित परिवारों के लिए विशेष सहायता केंद्र खोले, जहां उन्हें जानकारी दी गई, काउंसलिंग दी गई और मृतकों का सामान सौंपा गया। सरकारी मुआवजा प्रक्रिया भी आरंभ की गई और इसके साथ साथ एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों से संपर्क किया ताकि पीड़ित परिवारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुआवजा मिल सके। पूरे देश ने इस त्रासदी को गहराई से महसूस किया। टीवी चैनलों पर 24 घंटे की कवरेज, अखबारों में पहले पन्ने पर तस्वीरें और भावनात्मक रिपोर्टें छपीं। विपक्षी दलों ने विमान की तकनीकी स्थिति पर सवाल उठाए। संसद में भी इस विषय पर विशेष सत्र बुलाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बयान दिया कि यह दुर्घटना क्यों हुई, इसके हर पहलू की गहराई से जांच होगी। दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब सबकी निगाहें जमी थीं उस एक यंत्र पर
जो इस पूरी त्रासदी के रहस्य को उजागर कर सकता था। ब्लैक बॉक्स। क्यों दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए? क्यों एक अत्याधुनिक ड्रीम लाइनर मात्र 600 फीट की ऊंचाई पर लड़खड़ा गया? क्या ये मानव भूल थी, तकनीकी खामी थी, या कुछ और? 13 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद का मेघानी नगर इलाका अभी भी धुएं और मलबे की बदबू से भरा हुआ था। विमान दुर्घटना को 18 घंटे से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन राहत और बचाव कार्य अब भी जारी था। इसी दौरान एनडीआरएफ की एक टीम ने विमान के मलबे के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक काले रंग का सिलेंडर नुमा यंत्र बरामद किया। यह था फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। कुछ घंटों बाद उसी स्थान से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिला। इन दोनों यंत्रों को सुरक्षा के साथ दिल्ली लाया गया, जहां एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इन्हें विश्लेषण के लिए अपनी प्रयोगशाला में रखा। ब्लैक बॉक्स दो प्रमुख घटकों से बना होता है। FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान के सैकड़ों सेंसरों से जुड़ी तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है, और CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलटों की बातचीत, चेतावनियां, इंजन की आवाजें और अन्य कॉकपिट गतिविधियों को सुरक्षित रखता है। इन दोनों उपकरणों की रिकॉर्डिंग विमान के पिछले 2 घंटे की कहानी को हूबहू बयान करती है। AAIB ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग, अमेरिका की FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटेन की UK AAIB से सहायता मांगी। तीनों देशों की संयुक्त जांच टीम 15 जून को दिल्ली पहुंची। शुरुआती जांच के अनुसार टेक ऑफ से पहले ही विमान के दाएं इंजन में हल्की थ्रस्ट गड़बड़ी दर्ज की गई थी। उड़ान के ठीक 7 सेकंड बाद बाएं इंजन ने भी थ्रस्ट घटा दिया, जिससे विमान को असमित शक्ति मिलने लगी। यह स्थिति अत्यधिक खतरनाक होती है, क्योंकि इससे विमान का संतुलन बिगड़ता है और वो झुकने लगता है। ठीक यही AI-171 के साथ हुआ। CVR में दर्ज कैप्टन अशोक मेहता और फर्स्ट ऑफिसर रश्मि वर्मा की बातचीत से पता चला कि टेक ऑफ के समय उन्हें दोनों इंजनों की आवाज सामान्य से कम प्रतीत हुई थी। कैप्टन ने कहा, राइट इंजन लैगिंग, माइनर लैग। इसके तुरंत बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, थ्रस्ट नॉट मैचिंग, पोर्ट साइड ड्रॉपिंग। और फिर 2 सेकंड बाद कैप्टन की आवाज आई, अबॉर्ट नॉट पॉसिबल, V1 पास्ट। इसका अर्थ था कि टेक ऑफ को रोकने की समय सीमा बीत चुकी थी और अब विमान को हर हाल में उड़ान भरनी थी। टेक ऑफ के बाद की रिकॉर्डिंग में कॉकपिट में घबराहट स्पष्ट सुनाई दी। पायलट बार बार कह रहे थे, वी हैव अ डबल इंजन एनॉमली और ट्राई इंजन रिकॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कोई भी प्रयास काम नहीं आया। इंजन संख्या 1 बायां ने RPM ड्रॉप किया और फिर पूरी तरह बंद हो गया। इसी दौरान इंजन 2 दाएं से कंप्रेसर स्टॉल की आवाज आई और वो भी बंद हो गया। अब विमान पूरी तरह ग्लाइडिंग मोड में था। रैट यानी रैम एयर टर्बाइन के बाहर आते ही केवल सीमित कंट्रोल्स ही उपलब्ध रह गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि इंजन फेल होने की यह घटना किसी बर्ड स्ट्राइक या ईंधन की कमी की वजह से नहीं हुई। दोनों इंजनों में पर्याप्त ईंधन था, लगभग 100,800 लीटर। ईंधन की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट में भी सामान्य पाई गई। तब यह सवाल उठा, क्या यह किसी तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम था या कोई मानवीय भूल? बोइंग द्वारा भेजे गए इंजीनियरों ने विमान के इंजन मॉड्यूल को पुनः परीक्षण के लिए अलग किया। प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया कि इंजन नियंत्रण यूनिट ECU के सॉफ्टवेयर में एक दुर्लभ बग था, जो तभी सक्रिय होता है जब टेम्परेचर सेंसर 56 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिपोर्ट करता है। अहमदाबाद के गर्म मौसम में यह सीमा पार हुई और ECU ने फॉल्स थ्रस्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल चुन लिया। इस बग के कारण इंजन ने गलत तरीके से थ्रस्ट घटाया, जिसे फिर से नियंत्रित करना संभव नहीं रहा। इसके अलावा एक और गंभीर तथ्य सामने आया। टेक ऑफ से ठीक एक दिन पहले इसी विमान के इंजन 2 में थ्रस्ट अस्थिरता दर्ज की गई थी, जिसे ग्राउंड इंजीनियरों ने ट्रांजिएंट एरर कहकर क्लियर कर दिया था। इस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लिया गया और विमान को उड़ान के लिए फिट घोषित कर दिया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह एक बड़ी लापरवाही थी और यदि इस थ्रस्ट फॉल्ट को गंभीरता से लिया जाता तो विमान को ग्राउंड किया जा सकता था। जांच के इसी दौर में एक और पहलू ने सबको चौंका दिया। एयर इंडिया के मेंटेनेंस लॉग्स में छेड़छाड़ के संकेत मिले। कुछ एंट्रीज को उड़ान के बाद दर्ज किया गया था, जिनमें दिनांक पूर्व की दिखाई गई थी। इससे यह संदेह गहरा हो गया कि शायद विमान की तकनीकी स्थिति को जानबूझकर छुपाया गया था। DGCA ने इसके बाद एयर इंडिया के मेंटेनेंस प्रमुख को निलंबित कर दिया और जांच का दायरा और विस्तृत कर दिया। FAA ने अपने बयान में कहा कि यदि ECU सॉफ्टवेयर बग की पुष्टि हो जाती है
तो यह समस्या केवल VTANB विमान तक सीमित नहीं हो सकती। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर के कई विमानों में होता है। यदि यह बग सक्रिय हो सकता है तो अन्य एयरलाइनों को भी तत्काल अपने विमानों की जांच करनी होगी। इस रिपोर्ट के बाद जापान एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज और कतर एयरवेज ने अपने ड्रीमलाइनर बेड़े में निरीक्षण शुरू कर दिया। भारत सरकार ने AAIB को 6 सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए। इस रिपोर्ट में 3 मुख्य निष्कर्ष सामने आए। दोनों इंजन एक दुर्लभ ECU बग के कारण विफल हुए, जिसने थ्रस्ट नियंत्रण को अस्थिर कर दिया। एयर इंडिया मेंटेनेंस टीम द्वारा पहले से ज्ञात चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। पायलटों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें इंजन पुनः चालू करने का पर्याप्त समय और ऊंचाई नहीं मिल सकी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि टेक ऑफ से पहले ग्राउंड आइडल चेक किया गया होता तो ECU बग को ट्रिगर होते ही पहचाना जा सकता था। इसके न होने से ये त्रासदी घटित हुई। इस दुर्घटना के बाद बोइंग ने वैश्विक स्तर पर ECU सॉफ्टवेयर का अपडेट जारी किया और सभी ऑपरेटर्स को इसे 10 दिनों के भीतर इंस्टॉल करने का आदेश दिया। FAA ने एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव AD जारी किया और बोइंग 7878 के कुछ मॉडलों पर अस्थायी रूप से उड़ान रोक लगा दी। भारत सरकार ने बोइंग को 30 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा। पूरा विमानन उद्योग इस दुर्घटना से सन्न था। ये पहली बार नहीं था जब टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी जानलेवा साबित हुई, लेकिन ये दुर्लभ था कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं और पायलट के पास कोई विकल्प न बचे। AI-171 की ये दुर्घटना अब एक केस स्टडी बन चुकी है। दुनिया भर के एविएशन संस्थानों में इस पर चर्चाएं हो रही हैं, ट्रेनिंग हो रही हैं और सुधार हो रहे हैं। परंतु इस सारी जांच और विश्लेषण के बीच जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए ये निष्कर्ष केवल आंकड़े हैं। उनका दर्द, उनकी टूटन और उनकी खाली गोदें अब कोई रिपोर्ट भर नहीं सकती। उनके लिए ये केवल एक तकनीकी त्रासदी नहीं थी, ये एक जीवन भर का खालीपन था। अब सबकी नजर थी अगले कदमों पर। क्या एयर इंडिया कुछ सीखेगी? क्या विमानन मंत्रालय गलतियों को दोहराने से रोकेगा? क्या ऐसे विमानों की निगरानी कड़ी होगी? इस त्रासदी को बीते अब कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन उसका असर अभी भी लोगों के दिलों में ताज़ा था। मेघानीनगर की गलियों में अब भी धुएं की बदबू महसूस हो रही थी। इमारतों की जली दीवारें उस दिन की भयावहता की गवाही दे रही थीं, और हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा थी, वो विमान कैसे गिरा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे ने भारत को नहीं बल्कि पूरे वैश्विक विमानन समुदाय को झकझोर के रख दिया था। ये केवल तकनीकी विफलता की बात नहीं रह गई थी, अब ये प्रश्न बन चुका था, क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं जब हम उड़ान भरते हैं? सरकार ने इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक विशेष न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति RS प्रधान ने किया। आयोग को 6 महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसमें जवाबदेही तय की जानी थी। एयर इंडिया, DGCA, टेक्निकल स्टाफ या फिर बोइंग, कौन दोषी था? इसके साथ ही आयोग को यह भी निर्देश दिया गया कि वे सुझाव दें जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रासदी से बचा जा सके। एयर इंडिया पर अब असंख्य सवाल उठने लगे। यात्रियों के परिवारों ने एयर इंडिया के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और लापरवाही को लेकर कानूनी नोटिस भेजे। कुछ परिवारों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भी याचिकाएं दायर कर दीं। विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन में बैठे यात्रियों के परिजनों ने बोइंग पर सीधे मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत थी, जिसका असर सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे विमानन उद्योग पर पड़ने वाला था। एयर इंडिया ने शुरुआत में बेहद सावधानीपूर्वक बयान जारी किए। कंपनी ने ये मानने से इनकार कर दिया कि कोई बड़ी लापरवाही हुई है, लेकिन ये स्वीकार किया कि इंजन में थ्रस्ट संबंधी चेतावनी आई थी और उसे ग्राउंड इंजीनियर ने काम करके आंका था। कंपनी ने मेंटेनेंस प्रमुख और 3 तकनीकी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया।
इसके साथ ही उन्होंने पायलटों के परिवारों को वीरता पुरस्कार और उनके नाम पर एयर सेफ्टी फंड की स्थापना की घोषणा की। परंतु जनता के गुस्से को शांत करना इतना आसान नहीं था। लोग सड़कों पर आए। अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और लंदन में प्रदर्शन हुए, जहां पीड़ितों के परिजन न्याय की मांग कर रहे थे। जवाब दो एयर इंडिया नामक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। कई टीवी चैनलों ने AI 117 कौन जिम्मेदार नाम से विशेष सीरीज चलानी शुरू कर दी। लोगों को अब ये समझ आने लगा था कि ये केवल एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, बल्कि एयर इंडिया की एक समग्र प्रणालीगत विफलता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक बयान में कहा, हम उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस त्रासदी में खोया। ये केवल एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी है। हम अपनी विमानन प्रणाली को फिर से देखेंगे, सुधारेंगे और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को आदेश दिया कि सभी बड़े हवाई अड्डों पर स्वतंत्र सेफ्टी ऑडिट कराया जाए और देश भर के सभी विमानों की फ्लाइट वर्दीनेस रिपोर्ट अगले 45 दिनों में प्रस्तुत की जाए। DGCA ने अपने स्तर पर कई कठोर निर्णय लिए। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर के सभी मॉडल जो 2013 से पहले सेवा में आए थे, उनकी विशेष रूप से दोबारा जांच कराई गई। मेंटेनेंस लॉग अब डिजिटल ऑडिट ट्रैक के अधीन किए गए, जिसमें कोई भी बाद में बदल नहीं सकता। सॉफ्टवेयर अपडेट और टेस्टिंग अब हर 90 दिनों में अनिवार्य कर दिए गए। इस हादसे का एक सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि विमानन सुरक्षा को लेकर एक नई जागरूकता आई। एयरलाइनों ने अपनी सुरक्षा प्रक्रिया में भारी बदलाव करने शुरू किए। कई कंपनियों ने टेक्निकल स्टाफ के लिए ह्यूमन फैक्टर्स ट्रेनिंग अनिवार्य की, जिसमें यह सिखाया जाता है कि कैसे मानसिक थकान, प्रेशर या पुराने अनुभव गलत निर्णयों में बदल सकते हैं। फ्लाइट क्रू को अब आपात स्थितियों के लिए रियलिस्टिक सिमुलेशन कराया जा रहा है, जिसमें ऐसे ही दोहरे इंजन फेलियर के परिदृश्य शामिल है। एक बड़ा बदलाव यह आया कि यात्रियों को अब उनके बोर्डिंग से पहले टेक्निकल चेक की स्थिति, विमान की उम्र और पिछली 3 मेंटेनेंस रिपोर्ट्स देखने का अधिकार दिया गया। ये एक क्रांतिकारी कदम था जो किसी भी देश में पहली बार हुआ। इससे एयरलाइनों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ा और यात्रियों का विश्वास कुछ हद तक लौटा। परंतु जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, उनके लिए ये सब काफ़ी नहीं था। उनके लिए ये केवल आंकड़ों, सुरक्षा उपायों या कानून की बातें नहीं थीं। वे अब भी उस दिन को याद कर रो पड़ते हैं जब उन्होंने अपने बच्चे को एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे, या जब आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी, अरे ठीक से पहुंच जाना, वहां से कॉल कर देना। इन आवाज़ों का जवाब अब कभी नहीं मिलेगा। परी शाह, जो इस पूरे हादसे में अकेली जीवित बची, अब एक नई पहचान पा चुकी थीं। उन्होंने घोषणा की कि वे अब चिकित्सा शिक्षा को आपातकालीन चिकित्सा और एविएशन सेफ्टी में समर्पित करेंगी। उन्होंने एक NGO सुरक्षित उड़ान अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य है विमानन सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और दुर्घटना पीड़ित परिवारों को मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करना। उनका साहस अब प्रेरणा बन चुका है। 6 महीने बाद जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि इस दुर्घटना को रोका जा सकता था यदि चेतावनी संकेतों को समय पर गंभीरता से लिया जाता। बोइंग को ECU सॉफ्टवेयर बग के लिए आंशिक जिम्मेदार माना गया, लेकिन यह भी कहा गया कि भारतीय पक्षों की सतर्कता यदि सही समय पर होती तो यह त्रासदी टल सकती थी। यह रिपोर्ट देश और दुनिया की मीडिया में प्रमुखता से छपी। इसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय विमानन सुधार आयोग की स्थापना की, जिसने एयर सेफ्टी इंडेक्स, क्रू थकान प्रबंधन और इमरजेंसी प्रोटोकॉल में व्यापक बदलाव सुझाए। इन सुधारों को 2026 तक पूरे देश में लागू किया गया। AI 177 की यह दुर्घटना अब केवल एक हादसा नहीं रही, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी थी। सिस्टम को समय रहते सुधारिए, वरना चूक की कीमत इंसानी जानों से चुकानी पड़ती है। एयर इंडिया ने अपने 90 साल के इतिहास में ऐसा काला दिन पहले कभी नहीं देखा था, और शायद यही कारण था कि उन्होंने इस फ्लाइट नंबर को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया। आज भी जब आप अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास से गुजरते हैं तो वहां एक स्मारक खड़ा है, उन 240 आत्माओं की याद में जो AI 171 में सवार होकर अंतिम उड़ान पर चली गई। और उसके नीचे लिखा है, लापरवाही से बड़ी कोई त्रासदी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी एयर इंडिया की फ्लाइट AI 170 की वो सच्चाई जो न सिर्फ एक विमान दुर्घटना थी, बल्कि एक सिस्टम की गलती, एक पल की लापरवाही और सैकड़ों जिंदगियों का अंत बन गई। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, अगर जिम्मेदारी और सतर्कता ना हो तो वो जानलेवा बन जाती है। एक मां जो अपनी बेटी को लंदन भेज रही थी, अब हर दिन उसी टिकट को देखकर रोती है। एक पिता जिसने बेटे से आखिरी बार एयरपोर्ट पर गले मिलकर कहा था, जल्दी वापस आना, अब बस तस्वीरें रह गई हैं और एक न मिटने वाली टीस।
लेकिन उसी हादसे से बच निकली परी शाह की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्मीद की एक किरण हमेशा जिंदा रहती है और बदलाव की शुरुआत कभी भी हो सकती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और सच्ची कहानियां लाने के लिए हिम्मत देता है और सिस्टम को सवालों से घेरने की ताकत भी। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।